हेलो फ्रेंड्स, नमस्कार। उम्मीद है आप सभी लोग अच्छे होंगे और अपना पढ़ाई को जारी रख रहे होंगे। तो हम लोग अब तक बिहार सीरीज में पूरा अपना बिहार का इतिहास देख चुके थे। अब आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट चैप्टर में, बिहार की हस्तियाँ, और इसके बारे में कुछ इम्पोर्टेंट फैक्ट देखते हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। 8 नंबर चैप्टर है बिहार की हस्तियाँ, और इनके पहले व्यक्ति हैं राजेंद्र प्रसाद। इनके बारे में देख लेते हैं, राजेंद्र प्रसाद के बारे में। तो इनका जन्म हुआ था महादेव सहाय श्रीवास्तव और कमलेश्वरी देवी के घर में हुआ था 3 दिसंबर 1884 को। महादेव सहाय श्रीवास्तव और कमलेश्वरी देवी के घर 3 दिसंबर 1884 को जीरादेई, जो कहाँ पे, सिवान बिहार में, जीरादेई सिवान बिहार में जन्मे थे। आगे नेक्स्ट पॉइंट है कि डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद एक स्वतंत्रता सेनानी, वकील, विद्वान और भारतीय स्वतंत्रता संग्राम के दौरान एक प्रभावशाली नेता थे। जब भारत 1950 में गणतंत्र बना तो उन्हें संविधान सभा के अध्यक्ष के रूप में चुना गया और वे भारत के सबसे लंबे समय तक सेवा करने वाले बने थे। लगभग 12 साल तक इन्होंने राष्ट्रपति पद पर रहे थे। आगे देखते हैं कि 1962 में उन्होंने राजनीतिक और सार्वजनिक जीवन से संन्यास ले लिया था। नेक्स्ट है कि इनकी मृत्यु हो गई थी 28 फरवरी 1963 को पटना के सदाकत आश्रम में। 78 वर्ष की आयु में उनका निधन हो गया। 1884 में जन्म हुआ था और 1963 में इनकी मृत्यु हो गई थी। नेक्स्ट पॉइंट है कि 5 वर्ष की कम उम्र में एक मौलवी के मार्गदर्शन में डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद ने फारसी, हिंदी और अंक गणित सीखा था। एक मौलवी के मार्गदर्शन में राजेंद्र प्रसाद ने फारसी, हिंदी और अंक गणित सीखा था इन्होंने। आगे देखते हैं कि उच्च अध्ययन उन्होंने कलकत्ता विश्वविद्यालय में अध्ययन करने के लिए छात्रवृत्ति जीती और कलकत्ता के प्रेसिडेंसी कॉलेज में दाखिला कराया। कलकत्ता के प्रेसिडेंसी कॉलेज में इन्होंने दाखिला कराया अपने छात्रवृत्ति की बदौलत। आगे देखते हैं कि 1907 में उन्होंने अर्थशास्त्र में एमए पूरा किया। 1907 में उन्होंने इकोनॉमिक्स में एमए पूरा कर लिया और अपने कॉलेज के दौरान वे एक सक्रिय सामाजिक कार्यकर्ता थे और डॉन सोसाइटी और सर्वेंट्स ऑफ इंडिया सोसाइटी में शामिल हो गए। सर्वेंट्स ऑफ इंडिया सोसाइटी गोपाल कृष्ण गोखले थे इसके संस्थापक, इसमें, और डॉन सोसाइटी में इन्होंने शामिल हो गए थे कौन, तो डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। आगे देखते हैं कि एमए पूरा करने के बाद वे बिहार के लंगट सिंह कॉलेज जो मुजफ्फरपुर में है, वहाँ पे अंग्रेजी के प्रोफेसर बन गए और प्रिंसिपल भी बन गए ये। आगे देख लेते हैं 1909 में उन्होंने कोलकाता में कानून की पढ़ाई की और उसके बाद एमए पूरा करने के बाद 1909 में कोलकाता में कानून की पढ़ाई की है। और नेक्स्ट है कि 1915 में उन्होंने कलकत्ता विश्वविद्यालय के विधि विभाग से विधि में स्नातकोत्तर की परीक्षा उत्तीर्ण की और स्वर्ण पदक जीता था। 1916 में उन्होंने पटना उच्च न्यायालय में अपना कानूनी कैरियर भी शुरू किया। आगे देखते हैं कि 1937 में उन्होंने इलाहाबाद विश्वविद्यालय से विधि में डॉक्टरेट की उपाधि प्राप्त की। 1937 में इलाहाबाद यूनिवर्सिटी से विधि में डॉक्टरेट की पीएचडी भी इन्होंने किया था। 1937 में उन्होंने इलाहाबाद विश्वविद्यालय से विधि में डॉक्टरेट की उपाधि प्राप्त की थी। आगे देखते हैं 1940 में उन्होंने कलकत्ता विश्वविद्यालय से विधि में स्नातक 1940 में उन्होंने कलकत्ता विश्वविद्यालय से विधि में स्नातकोत्तर की परीक्षा उत्तीर्ण की और स्वर्ण पदक जीता।
1941 में उन्होंने कलकत्ता विश्वविद्यालय से विधि में स्नातकोत्तर की परीक्षा उत्तीर्ण की और स्वर्ण पदक जीता। नेक्स्ट 1942 में उन्होंने कलकत्ता विश्वविद्यालय से विधि में स्नातकोत्तर की परीक्षा उत्तीर्ण की और स्वर्ण पदक जीता। कितनी डिग्रियां इन्होंने ली थी? 1943 में भी कलकत्ता से स्नातकोत्तर परीक्षा उत्तीर्ण की और स्वर्ण पदक लिए। 1944 में भी, 1945 में भी, 1946 में फाइनली उन्होंने 1945 तक इन्होंने डिग्रियां ली। उसके बाद 1946 में फाइनली इन्होंने पटना उच्च न्यायालय से अपने कानूनी करियर की शुरुआत की है। तो 1946 में इन्होंने पटना उच्च न्यायालय से करियर की शुरुआत कर ली। आगे 1947 में उन्होंने इलाहाबाद विश्वविद्यालय से विधि में डॉक्टरेट की उपाधि प्राप्त कर ली। 1948 में फिर से कलकत्ता से इन्होंने उपाधि प्राप्त किया डॉक्टरेट का। आगे देखते हैं कि 1949 में डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद की साहित्यिक कृतियां। तो 1949 में कुछ आगे देख लेते हैं कि चंपारण सत्याग्रह में इन्होंने भाग लिया था और ये गलत दे दिया है सन 1922 नहीं था चंपारण सत्याग्रह। भारत का विभाजन में भी इन्होंने भाग लिया था और आत्मकथा भी इन्होंने अपना लिखा था। आगे देखते हैं कि बांकीपुर जेल में 3 साल की जेल अवधि के दौरान लिखी गई उनकी आत्मकथा। तो जब बांकीपुर जेल में थे 3 साल तक, तो वहां पे अपना इन्होंने आत्मकथा भी लिखा था। आगे देखते हैं महात्मा गांधी और बिहार और कुछ यादें। बापू के कदम, स्वतंत्रता के बाद से भारतीय शिक्षा, महात्मा गांधी के चरणों में इत्यादि इनके द्वारा लिखे गए चीज हैं सब। डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद और भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के साथ उनका जुड़ाव। नेक्स्ट पॉइंट है स्वयंसेवकों के रूप में 1906 में अपने छात्र जीवन के दौरान उन्होंने एक स्वयंसेवक के रूप में INC सत्र में भाग लिया था। भारतीय कांग्रेस में भाग लिए थे। 1911 में आधिकारिक तौर पे राष्ट्रीय कांग्रेस का अध्यक्ष बन गया, मतलब वो बन गया था, अध्यक्ष नहीं, सदस्य बन गए थे। और कलकत्ता में जो आयोजित वार्षिक सत्र था उसमें संविधान निर्माण में डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद के योगदान के बारे में देखते हैं। तो अक्टूबर 1934 में वे बॉम्बे अधिवेशन के दौरान कांग्रेस के अध्यक्ष चुने गए थे। अक्टूबर 1934 में बॉम्बे अधिवेशन के दौरान कांग्रेस के अध्यक्ष चुने गए थे, बॉम्बे अधिवेशन में 1934 में। अगला पॉइंट है कि जुलाई 1946 में वे संविधान सभा के अध्यक्ष भी बने थे। जुलाई 1946 में संविधान सभा के अध्यक्ष भी बनाए गए थे। जुलाई नहीं, दिसंबर होना चाहिए, दिसंबर के बैठक में वो अध्यक्ष बने थे। 11 दिसंबर को जब हुआ था बैठक संविधान सभा का। आगे देख लेते हैं उनकी अध्यक्षता में संविधान सभा की समितियां। तो राजेंद्र प्रसाद की अध्यक्षता में संविधान सभा की समितियां थीं। राष्ट्रीय ध्वज पर तदर्थ समिति, प्रक्रिया के नियमों पर समिति, वित्त और कर्मचारी समिति, संचालन समिति, 4 समिति इनकी अध्यक्षता में था। राष्ट्रीय ध्वज पर तदर्थ समिति, प्रक्रिया के नियमों पर समिति, वित्त और कर्मचारी समिति तथा संचालन समिति। आगे देखते हैं भारत के राष्ट्रीय आंदोलन में डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद की भूमिका। भारत के राष्ट्रीय आंदोलन में डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद की भूमिका के बारे में देखते हैं। तो चंपारण सत्याग्रह में डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद ने चंपारण सत्याग्रह का समर्थन किए थे इन्होंने, और गांधी जी को उन्होंने सहयोग असहयोग आंदोलन के तहत बिहार में असहयोग का आह्वान भी किए थे। आगे देखते हैं कि उन्होंने बिहार का दौरा किया और जनसभाएं की और आंदोलन का समर्थन करते हुए भावपूर्ण भाषण भी दिए थे राजेंद्र प्रसाद ने। आगे देखते हैं लॉ प्रैक्टिस छोड़ दी और डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद ने 1921 में अपनी लॉ प्रैक्टिस छोड़ दी और पटना के पास एक नेशनल कॉलेज शुरू किया। पटना के पास एक नेशनल कॉलेज इनके द्वारा शुरू किया गया और खुद को स्वतंत्रता के लिए समर्पित कर दिया गया। नेक्स्ट है बहिष्कार पे कार्रवाई।
पश्चिमी शैक्षणिक संस्थानों के बहिष्कार के गांधी जी के आह्वान के जवाब में उन्होंने अपने बेटे को स्कूल से निकाल दिया और उसे बिहार विद्यापीठ में दाखिला दिलाया। बिहार विद्यापीठ एक ऐसी संस्था थी जिसे उन्होंने और उनके सहयोगी ने पारंपरिक भारतीय मॉडल पर विकसित किया था। आगे है कि नेक्स्ट देखते हैं, कारावास, स्वतंत्रता और आंदोलन के एक कार्यकर्ता होने के नाते उन्हें अंग्रेजों द्वारा कई बार कैद किया गया था। जैसे 1931 में नमक सत्याग्रह आंदोलन में भाग लेने के लिए उन्हें गिरफ्तार किया गया था। 1942 में भारत छोड़ो आंदोलन के दौरान एक सक्रिय सदस्य होने के कारण और जिस समय उनको रखा गया था बांकीपुर जेल में, 1931 में भी गिरफ्तार हुए थे सत्याग्रह आंदोलन के समय। उनके द्वारा किए गए मानवीय कार्य, उनमें से प्रमुख 1914 में जब बिहार और बंगाल में बाढ़ आई तो उन्होंने लोगों की मदद की। जनवरी 1934 में भूकंप का अनुभव करने के बाद उन्होंने बिहार केंद्रीय राहत समिति की स्थापना की और प्रभावित लोगों की मदद के लिए धन जुटाया। उनकी विरासत क्या है? तो भारत के राष्ट्रपति हैं डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, जो पहले थे 1952 में सर्वसम्मति से भारत के राष्ट्रपति के रूप में चुने गए थे। 1957 में वे फिर से राष्ट्रपति चुने गए और यह उपलब्धि हासिल करने वाले वो भारत के एकमात्र राष्ट्रपति हैं। सबसे लंबा कार्यकाल प्रसाद 2 पूर्ण कार्यकाल पूरा करने वाले एकमात्र राष्ट्रपति हैं और वे लगभग 12 वर्षों की सबसे लंबी अवधि तक पद पर बने रहे। उनके शासनकाल के दौरान राष्ट्रपति भवन में मुगल गार्डन पहली बार लगभग 1 महीने के लिए जनता के लिए खोला गया था और तब से यह एक प्रमुख पर्यटक आकर्षक बन गया है। आगे भारत रत्न डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद को 1962 में देश की सर्वोच्च नागरिक पुरस्कार भारत रत्न से सम्मानित किया गया और 1962 में ही जब राजनीतिक करियर से संन्यास लिए तो उन्हें सर्वोच्च नागरिक सम्मान भारत रत्न से भी सम्मानित किया गया था। अगले हस्ती हैं हमारे जगजीवन राम। तो जगजीवन राम के बारे में देखते हैं। बाबूजी के नाम से मशहूर जगजीवन राम एक राष्ट्रीय नेता और स्वतंत्रता सेनानी, सामाजिक न्याय के योद्धा, दलित वर्गों के हिमायती और बेहतरीन सांसद थे। जगजीवन राम का जन्म 5 अप्रैल 1908 को बिहार के चंदवा में एक दलित परिवार में हुआ था। प्रारंभिक जीवन और इनका शिक्षा, उन्होंने अपनी स्कूली शिक्षा पास के शहर आरा में ही किए थे इन्होंने स्कूली शिक्षा, और जहां उन्हें पहली बार भेदभाव का सामना करना पड़ा। उन्हें अछूत माना जाता था और उन्हें अलग बर्तन से पानी पीना पड़ता था। जगजीवन राम ने बर्तन तोड़कर इसका विरोध किया और इसके बाद प्रिंसिपल को स्कूल से अलग बर्तन हटाना पड़ा। आगे देखते हैं कि 1925 में जगजीवन राम की मुलाकात विद्वान पंडित मदन मोहन मालवीय से हुई। 1925 में जगजीवन राम किनसे मिले? तो पंडित मदन मोहन मालवीय से, और वे उनसे बहुत प्रेरित हुए। मालवीय के निमंत्रण पर वे बनारस हिंदू विश्वविद्यालय में शामिल हो गए। विश्वविद्यालय में भी जगजीवन राम को भेदभाव का सामना करना पड़ा। इसने उन्हें समाज के एक वर्ग के ऐसे सामाजिक बहिष्कार के खिलाफ विरोध करने के लिए प्रेरित किया। उन्होंने अन्याय के खिलाफ विरोध करने के लिए अनुसूचित जातियों को भी संगठित किए थे। आगे देखते हैं। बेचू में अपने कार्यकाल के बाद वह कलकत्ता विश्वविद्यालय में शामिल हो गए, जहां से उन्होंने 1931 में बीएससी की डिग्री हासिल की। अगला पॉइंट है कि जगजीवन राम ने कई रविदास सम्मेलन आयोजित किए और कलकत्ता के विभिन्न क्षेत्रों में गुरु रविदास जयंती मनाई थी। स्वतंत्रता पूर्व योगदान, 1931 में वह भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के सदस्य बने थे, ANC के सदस्य बने थे। 1931 में उन्होंने
1934-35 में अछूतों के लिए समानता प्राप्त करने के लिए समर्पित एक संगठन अखिल भारतीय दलित वर्ग लीग की स्थापना में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई थी। अखिल भारतीय दलित वर्ग लीग आगे है कि वे दलित वर्गों के लिए सामाजिक समानता और समान अधिकारों के चैंपियन थे। नेक्स्ट है 1935 में उन्होंने हिंदू महासभा के एक सत्र में प्रस्ताव रखा कि पीने के पानी के कुएं और मंदिरों अछूतों के लिए खुले होने चाहिए। 1935 में उन्होंने प्रस्ताव रखा कि पीने के पानी का जो कुआं है और मंदिर है उसमें अछूतों के लिए भी खुला होना चाहिए। आगे है 1935 में बाबूजी रांची में हेमंड आयोग के समक्ष भी उपस्थित हुए। बाबूजी रांची में हेमंड आयोग जगजीवन राम हेमंड आयोग के समक्ष भी उपस्थित हुए थे। कब? तो 1935 में और पहली बार दलितों के लिए मताधिकार की मांग की। उन्होंने पहली बार मांग किया कि दलितों को भी मताधिकार का अधिकार होना चाहिए। आगे देखते हैं हेमंड आयोग के समक्ष ब्रिटिश शासन के खिलाफ भारत छोड़ो आंदोलन से जुड़ी अपनी राजनीतिक गतिविधियों के लिए उन्हें 1940 के दशक की शुरुआत में 2 बार जेल जाना पड़ा था। स्वतंत्रता के बाद योगदान। जब जवाहरलाल नेहरू ने अंतरिम सरकार बनाई तो जगजीवन राम इसके सबसे युवा मंत्री बने थे। स्वतंत्रता के बाद उन्होंने 1952 तक श्रम विभाग संभाला। इसके बाद उन्होंने नेहरू के मंत्रिमंडल में संचार मंत्री रहे थे 1952 से 56 तक। परिवहन और रेलवे मंत्री रहे थे 1956 से 62। परिवहन और संचार मंत्री भी रह चुके हैं 62 से 63। इन पदों पर उन्होंने कार्य किया है। आगे हम उन्होंने खाद्य और कृषि मंत्री के रूप में भी कार्य किया है 1967 से 70 और 1970 में उन्हें रक्षा मंत्री भी बनाया गया। 1971 का भारत पाकिस्तान युद्ध तब लड़ा गया था जब ये रक्षा मंत्री थे। तो जब भारत पाक युद्ध हुआ था तो उस समय जगजीवन राम ही रक्षा मंत्री थे। आगे उन्होंने 1977 में कांग्रेस छोड़ दिया और फाइनली उन्होंने 1977 में कांग्रेस को छोड़ दिए और कांग्रेस फॉर डेमोक्रेसी एक नई पार्टी के साथ जनता पार्टी गठबंधन में शामिल हो गए। कांग्रेस छोड़ के कांग्रेस फॉर डेमोक्रेसी के साथ जनता पार्टी गठबंधन में शामिल हो गए थे इन्होंने। बाद में उन्होंने भारत के उप प्रधानमंत्री 1977-79 के रूप में कार्य किया और उन्होंने भारत के उप प्रधानमंत्री के रूप में भी कार्य किए हैं जगजीवन राम 1977 से 79। नेक्स्ट है कि जगजीवन राम 1936 से 1986 तक 40 वर्ष तक 36 से 86 40 वर्ष तक लगातार संसद के सदस्य रहे और यह एक विश्व रिकॉर्ड है। आगे है कि उनके पास भारत में सबसे लंबे समय तक कैबिनेट मंत्री रहने का भी रिकॉर्ड है। 30 वर्ष तक इन्होंने कैबिनेट मंत्री रहे थे 30 वर्ष और 40 वर्ष तक सांसद। 6 जुलाई 1986 को नई दिल्ली में उनका निधन हो गया और उनके अंतिम संस्कार स्थल पर उनके स्मारक का नाम समता स्थल या समानता का स्थल रखा गया है। जयप्रकाश नारायण के बारे में देख लेते हैं। रोल ऑफ जयप्रकाश नारायण इन क्विट इंडिया मूवमेंट। क्विट इंडिया मूवमेंट में यह जयप्रकाश नारायण इनका रोल के बारे में है। आगे देखते हैं इनके बारे में। हाल ही में प्रधानमंत्री ने 11 अक्टूबर को जयप्रकाश नारायण को श्रद्धांजलि दी। जयप्रकाश नारायण कौन है? भारत के लोकतांत्रिक संघर्ष की प्रतिष्ठित आवाज। जयप्रकाश नारायण कौन है? तो ये है भारत के लोकतांत्रिक संघर्ष की प्रतिष्ठित आवाज है। इनका जन्म हुआ था 11 अक्टूबर 1902 को और 8 अक्टूबर 1979 को। जयप्रकाश नारायण का जन्म कब हुआ था? तो 11 अक्टूबर 1902 और 8 अक्टूबर 1979। जिन्हें लोकप्रिय रूप से जेपी या लोकनायक
हिंदी में लोगों के नेता के रूप में जाना जाता है। एक भारतीय स्वतंत्रता कार्यकर्ता, सिद्धांतकार, समाजवादी और राजनीतिक नेता भी थे। इनका योगदान देख लेते हैं जयप्रकाश नारायण का। तो भारत इनका योगदान भारत छोड़ो आंदोलन के नायक के रूप में भी जाने गए थे। ये भारत छोड़ो आंदोलन के नायक के रूप में भी जाने जाते हैं। और जयप्रकाश नारायण को 1970 के दशक के मध्य में प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी के खिलाफ विपक्ष का नेतृत्व करने के लिए याद किया जाता है। तो इंदिरा गांधी के विपक्ष का नेतृत्व भी जयप्रकाश नारायण ने 1970 के दशक में किए थे। और उन्होंने जिन्हें उखाड़ फेंकने के लिए उन्होंने संपूर्ण क्रांति का आह्वान भी किया था। और इंदिरा गांधी के विपक्ष के रूप में इन्होंने संपूर्ण क्रांति का आह्वान भी किया था। जयप्रकाश नारायण से प्रभावित संयुक्त राज्य अमेरिका में मार्क्सवादी विचार और गांधीवादी विचार, इनके प्रभाव से संयुक्त राज्य अमेरिका में क्या हुआ, मार्क्सवादी विचार और गांधीवादी विचार पनपा। आगे देखते हैं कि लोकतंत्र के चैंपियन लोकनायक जयप्रकाश नारायण का जन्मदिन 1975-76 के दौरान आपातकाल विरोधी आंदोलन में उनके अमूल्य योगदान के लिए लोकतंत्र बचाओ दिवस के रूप में मनाया जाता है। उनका जो जन्म दिवस है ना, वो लोकतंत्र बचाओ दिवस के रूप में मनाया जाता है। आगे देखते हैं कि स्वतंत्रता संग्राम और जयप्रकाश नारायण पर गांधी का प्रभाव। तो इनके पे जयप्रकाश नारायण पे गांधी से कितने प्रभावित थे उसके बारे में देखते हैं। जालियांवाला बाग हत्याकांड। जयप्रकाश नारायण 1919 में जालियांवाला बाग हत्याकांड और 1921 के असहयोग आंदोलन के हिंसक नतीजों से बहुत दुखी थे। असहयोग आंदोलन का जो हिंसक नतीजा था और जालियांवाला बाग, इन दोनों से बहुत ज्यादा दुखी थे गांधी जी भी और जयप्रकाश नारायण भी। इससे औपचारिक शिक्षा के बजाय स्वतंत्रता संग्राम में उनकी रुचि बढ़ती गई। आगे है विदेशी शिक्षा। 1922 में जयप्रकाश नारायण राजनीति विज्ञान और अर्थशास्त्र में उच्च अध्ययन करने के लिए संयुक्त राज्य अमेरिका चले गए थे। विदेशी शिक्षा का प्रभाव। अमेरिका में जयप्रकाश नारायण कार्ल मार्क्स के कार्यों से परिचित हुए और वहां पे इन्होंने कार्ल मार्क्स के कार्यों से भी परिचित हुए और मार्क्सवादी विचारधारा से प्रभावित हुए। और वहां पे अमेरिका में ही ये मार्क्सवादी विचारधारा से प्रभावित हो गए। यह इस अवधि के दौरान था कि वे एक मार्क्सवादी बन गए और वो जयप्रकाश नारायण एक मार्क्सवादी बन गए। आगे देखते हैं। राजेंद्र प्रसाद और एनी बेसेंट की सर्च लाइट और न्यू इंडिया में लिखी रचनाओं से प्रेरित होकर उन्होंने भारतीय स्वतंत्रता संग्राम में गहरी रुचि लिया। तो ये राजेंद्र प्रसाद और एनी बेसेंट का जो सर्च लाइट और न्यू इंडिया चल रहा था पत्रिका, उससे बहुत ज्यादा प्रभावित हुए थे और स्वतंत्रता संग्राम में गहरी रुचि भी इन्होंने लिया। आगे देखते हैं हम कि कांग्रेस से इनका जुड़ाव। भारत लौट अमेरिका से पढ़ाई करके लौटने के बाद जयप्रकाश नारायण 1929 में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस में शामिल हो गया। वे गांधी के अहिंसा और सत्याग्रह के दर्शन से काफी प्रभावित हैं। वे गांधी के अहिंसा और सत्याग्रह के दर्शन से काफी प्रभावित हैं। आगे देखते हैं। सविनय अवज्ञा आंदोलन। 1932 में भारत में ब्रिटिश शासन के खिलाफ सविनय अवज्ञा आंदोलन में भाग लेने के लिए उन्हें 1 साल के कारावास की सजा भी सुनाई गई थी। 1932 में इन्होंने सविनय अवज्ञा आंदोलन में भाग लिया और इसलिए इन्हें 1 साल के कारावास की सजा सुनाई गई थी। आगे देखते हैं हम। कांग्रेस के तहत वामपंथी रुझान। रिहा होने के बाद उन्होंने कांग्रेस पार्टी के भीतर वामपंथी समूह कांग्रेस सोशलिस्ट पार्टी के गठन की अग्रणी भूमिका निभाई।
तो जब कांग्रेस में वामपंथी रुझान बन रहा था तो उसमें इन्होंने अग्रणी भूमिका निभाई और उस पार्टी के गठन में भारत छोड़ो। आगे देखते हैं कि भारत छोड़ो आंदोलन में भागीदारी इन्होंने 1942 में लिया था और भारत छोड़ो आंदोलन जयप्रकाश नारायण ने 1942 के भारत छोड़ो आंदोलन में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई थी। सक्रिय भागीदारी जेपी उन प्रमुख नेताओं में से एक थे जिन्होंने ब्रिटिश औपनिवेशिक शासन के खिलाफ बड़े पैमाने पर विरोध प्रदर्शन हड़ताल और प्रदर्शनों का नेतृत्व किए थे। गांधी और नेहरू सहित प्रमुख कांग्रेस नेताओं की गिरफ्तारी के बाद जेपी उन नेताओं में से थे जिन्होंने आंदोलन को जीवित रखा था। निष्क्रिय भागीदारी के बारे में देखते हैं। गिरफ्तारी से बचने के लिए वे भूमिगत हो गए और गुप्त रूप से आंदोलन का नेतृत्व किए थे, गतिविधियों का समन्वय किया और सूचना का प्रसार किए थे। आगे है क्रांतिकारी दृष्टिकोण। 1946 में अपनी रिहाई के बाद उन्होंने कांग्रेसी नेताओं को ब्रिटिश शासन के खिलाफ अधिक उग्र नीति अपनाने के लिए राजी करने की कोशिश की। तो जब उनका रिहाई हो गया था 1946 में, तो उन्होंने कोशिश किया कि कांग्रेस और अधिक रुख ज्यादा तीव्र रुख अपनाए अंग्रेजों के खिलाफ। आगे देखते हैं कि स्वतंत्रता ब्रिगेड का गठन। ब्रिटिश शासन के अत्याचार से लड़ने के लिए उन्होंने नेपाल में एक आजाद दस्ता स्वतंत्रता ब्रिगेड का गठन भी किए थे। स्वतंत्रता आंदोलन के बारे में आवश्यक जानकारी प्राप्त करने के लिए उन्हें ब्रिटिश अधिकारियों द्वारा प्रताड़ित किया गया था। तो उनको प्रताड़ित किया गया था ताकि वो कुछ और जानकारी हमें उन लोग अंग्रेजों को दे सके स्वतंत्रता आंदोलन के बारे में। आगे देखते हैं कि जयप्रकाश नारायण सामाजिक परिवर्तन और लोकतांत्रिक सिद्धांतों के दूरदर्शी थे। जयप्रकाश नारायण सामाजिक परिवर्तन और लोकतांत्रिक सिद्धांतों के दूरदर्शी थे। स्वतंत्रता के बाद फर्स्ट पॉइंट है कि स्वतंत्रता के बाद उन्होंने अहिंसा के महत्व को समझा और इसे अंतिम हथियार के रूप में स्वीकार भी किए थे। अहिंसा को समझे भी थे और उसको स्वीकार भी किए थे। नेक्स्ट है सामाजिक सुधार। जयप्रकाश नारायण दहेज प्रथा के उन्मूलन, हरिजनों की स्थिति में सुधार और भारत की राजनीतिक व्यवस्था में जाति व्यवस्था के उन्मूलन जैसे सामाजिक सुधारों के बारे में भी विशेष रूप से चिंतित थे। अंत्योदय की अवधारणा। जेपी का अंत्योदय कार्यक्रम, जिसका अर्थ है अंतिम व्यक्ति का उत्थान, उनके समाजवादी विचार का एक अनिवार्य पहलू था। सामाजिक आंदोलन के बारे में देखते हैं। तो जयप्रकाश नारायण ने 1954 में सक्रिय राजनीति को छोड़ दिए थे। 1954 में सक्रिय राजनीति को छोड़ दिए थे जयप्रकाश नारायण और खुद को विनोबा भावे द्वारा शुरू किए गए भूदान आंदोलन के लिए समर्पित कर दिया और सक्रिय राजनीति छोड़ करके भूदान आंदोलन के लिए समर्पित हो गए थे। और जिसका उद्देश्य क्या था, तो धनी भूस्वामियों को स्वेच्छा से अपनी जमीन का एक हिस्सा भूमिहीन लोगों को देने के लिए राजी करना था, क्योंकि उस टाइम जमींदारों के पास ही मैक्सिमम हुआ करती थी जमीनें। सक्रिय राजनीति से दूरी। जबकि नेहरू जेपी को केंद्र सरकार में शामिल करने के लिए उत्सुक थे, जबकि जो नेहरू थे ना, वो चाहते थे कि जेपी केंद्र सरकार में शामिल हो जाए। जेपी ने खुद को चुनावी राजनीति से दूर रखने की कोशिश की, इसके बजाय सामाजिक कार्यों पर ध्यान केंद्रित करने का विकल्प चुना। उन्होंने राजनीति से दूर रखकर खुद को सामाजिक उत्थान के लिए कार्य किए थे। आगे है कि वे राजनीतिक दलों से निराश थे और उन्होंने सामुदायिक लोकतंत्र का आह्वान किया था। तो राजनीतिक दलों से क्या थे, निराश भी थे और सामुदायिक लोकतंत्र का आह्वान भी किया था। आगे है 4 स्तरीय लोकतंत्र। 1959 में उन्होंने गांव, जिला, राज्य और संघ परिषदों
चौखंबा राज। संघ परिषदों चौखंबा राज के 4 स्तरीय पदानुक्रम के माध्यम से भारतीय राजनीति के पुनर्निर्माण का तर्क दिया था। उन्होंने गांव, जिला, राज्य और संघ परिषद के माध्यम से भारतीय राजनीति के पुनर्निर्माण का तर्क दिए थे। आगे है कि जयप्रकाश नारायण आपातकाल के विरोध के वास्तुकार थे और संपूर्ण क्रांति का आह्वान भी इनके द्वारा ही किया गया था। उन्होंने सामाजिक और राजनीतिक परिवर्तन के एक कार्यक्रम की वकालत की थी जिसे उन्होंने संपूर्ण क्रांति कहा था। आगे हम संपूर्ण क्रांति 7 क्रांतियों यानी संपूर्ण क्रांति जो है ना वो 7 क्रांतियों यानी सामाजिक, आर्थिक, राजनीतिक, सांस्कृतिक, वैचारिक और बौद्धिक, शैक्षिक और आध्यात्मिक पर उनके विचारों का संगम है। आगे देखते हैं कि संपूर्ण क्रांति की अवधारणा 1974 में गुजरात और बिहार में जन आंदोलन के मद्देनजर लोकप्रिय हुई। संपूर्ण क्रांति का अवधारणा 1974 में गुजरात और बिहार में जन आंदोलन के मद्देनजर लोकप्रिय हुआ था। ये देखते हैं काम करने का अधिकार उनकी संपूर्ण क्रांति की अवधारणा का अभिन्न अंग था। काम करने का जो अधिकार है ना तो वही उनका संपूर्ण क्रांति का मेन उद्देश्य था, अवधारणा का अभिन्न अंग था। नेक्स्ट है कि परिणामतः जयप्रकाश नारायण ने 1977 के आम चुनाव में जनता पार्टी की सरकार के गठन में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई और फाइनली उन्होंने 1977 के आम चुनाव में जनता पार्टी की सरकार का गठन किया और उसमें महत्वपूर्ण भूमिका निभाया जो भारत में पहली गैर कांग्रेसी सरकार के रूप में उभरा। तो फाइनली जाकर के 1977 में जनता पार्टी की सरकार ने पहली गैर कांग्रेसी सरकार के रूप में उभरा। आगे देखते हैं बिहार आंदोलन। बिहार आंदोलन जिसे बिहार आंदोलन के रूप में भी जाना जाता है संपूर्ण क्रांति का एक प्रमुख अध्याय था। बिहार आंदोलन इसकी शुरुआत बिहार आंदोलन की शुरुआत 1974 में बढ़ती कीमतों, भ्रष्टाचार और बेरोजगारी के खिलाफ एक छात्र विरोध के रूप में हुआ था। छात्रों ने विरोध किया था 1974 में बढ़ती बेरोजगारी, भ्रष्टाचार और महंगाई के खिलाफ। आगे हम के आंदोलन का नेतृत्व करने में जेपी की भूमिका ने लोकतंत्र और लोगों की शक्ति के चैंपियन के रूप में उनकी स्थिति की पुष्टि किए थे। जयप्रकाश नारायण सहभागी, लोकतंत्र, समाजवाद और सर्वोदय आदर्शों के समर्थक थे। जयप्रकाश नारायण किसके समर्थक थे? तो सहभागी, लोकतंत्र, समाजवाद और सर्वोदय आदर्शों के समर्थक थे। आगे है सहभागी लोकतंत्र। तो सहभागी लोकतंत्र वे सहभागी लोकतंत्र में विश्वास करते थे जहां जमीनी स्तर पर लोग निर्णय लेने की प्रक्रिया में शामिल होते थे। और आगे इनका पॉइंट है इम्पोर्टेंट, सत्ता का विकेंद्रीकरण। तो जेपी ने जयप्रकाश नारायण ने सत्ता के विकेंद्रीकरण को सुनिश्चित करने, विकेंद्रीकरण अर्थात कि केंद्र और राज्यों में सत्ता का बंटवारा हो, तो विकेंद्रीकरण को सुनिश्चित करने और सहभागी लोकतंत्र को बढ़ावा देने के लिए पंचायती राज प्रणाली की पुरजोर वकालत किए थे। ये है समाजवाद। जयप्रकाश नारायण का एक कट्टर समाजवादी थे और जयप्रकाश नारायण एक कट्टर समाजवादी भी थे और धन और शक्ति के समान वितरण में विश्वास करते थे। उनका समाजवाद काफी हद तक कार्ल मार्क्स और रूसी क्रांतिकारियों के लेखन सिद्धांतों से प्रभावित था। ये राजनीति में समाजवाद। 1948 में जयप्रकाश नारायण ने कांग्रेस के अधिकांश समाजवादियों के साथ मिलकर कांग्रेस पार्टी छोड़ दी और 1952 में सोशलिस्ट पार्टी बनाई। तो सोशलिस्ट पार्टी कब बना था? 1952 में। इम्पोर्टेंट है ये। सोशलिस्ट पार्टी कब बना? तो 1952 में, जिसे
जेबी कृपलानी की किसान मजदूर प्रजा पार्टी के साथ मिला करके प्रजा सोशलिस्ट पार्टी बना दिया गया। और सोशलिस्ट पार्टी किसके साथ मर्ज हो गया? तो जयप्रकाश नारायण का सोशलिस्ट पार्टी जेबी कृपलानी के किसान मजदूर प्रजा पार्टी, किसान और मजदूर और प्रजा पार्टी मतलब लोग के साथ मिला के प्रजा सोशलिस्ट पार्टी बना दिया गया। आगे है जेपी के समाजवाद के संस्करण में लोकतांत्रिक और शांतिपूर्ण साधनों पे जोर दिया गया। यह है समाजवाद की व्याख्या। जयप्रकाश नारायण समाजवाद की 3 व्याख्याएं सुझाते हैं। जयप्रकाश के अनुसार समाजवाद की 3 व्याख्याएं थी। पहला, नकली समाजवाद या साम्यवाद। साम्यवाद को नकली समाजवाद इन्होंने कहा। नकली समाजवाद या साम्यवाद हिंसा के तरीकों से स्थापित, तो जो हिंसा के तरीकों से स्थापित होता है उसको बोला गया साम्यवाद या नकली समाजवाद। नेक्स्ट है लोकतांत्रिक समाजवाद। राज्य सत्ता के माध्यम से कानून द्वारा स्थापित, तो राज्य के सत्ता के माध्यम से जो कानून द्वारा स्थापित लोकतंत्र है वो लोकतांत्रिक समाजवाद। आगे है आध्यात्मिक समाजवाद। तो स्वैच्छिक प्रयासों के माध्यम से लोगों के दृष्टिकोण और स्वभाव को बदलकर स्थापित, तो अध्यात्म के माध्यम से लोगों के सोच बदल के उनके स्वभाव को बदल करके समाजवाद स्थापित करना आध्यात्मिक समाजवाद। इस तरह जयप्रकाश नारायण व्यवहारिक समाजवाद की खोज कर रहे थे। वो चाहते थे कि हम यहाँ पे भारत में एक अच्छा समाजवाद हो, परंतु वो सही डायरेक्शन में हो। आगे देखते हैं सर्वोदय आंदोलन। सर्वोदय की अवधारणा जेपी की राजनीतिक विचारधारा का एक मुख्य हिस्सा थी। सर्वोदय का अर्थ है सार्वभौमिक उत्थान या सभी की प्रगति। सर्वोदय सभी की प्रगति, सभी का उत्थान। इसे सबसे पहले गांधी ने गढ़ा था। सर्वोदय को सबसे पहले गांधी ने गढ़ा था। इसका उद्देश्य है एक ऐसे समाज का निर्माण करना था जहां हर कोई समृद्ध और खुश हो। सर्वोदय का ये था मतलब कि हर कोई यहाँ पे खुश हो और समृद्ध हो। सर्वोदय के सिद्धांत यह अहिंसा, आर्थिक और राजनीतिक शक्ति के विकेंद्रीकरण और एक न्यायपूर्ण सामाजिक व्यवस्था के सिद्धांतों पर आधारित था। नेक्स्ट है ग्रामीण उत्थान। जयप्रकाश नारायण ने राजनीतिक और आर्थिक विकेंद्रीकरण के माध्यम से सर्वोदय आंदोलन को सफल बनाने का सुझाव दिया था। अगले हस्ती हैं बिहार के श्री कृष्ण सिंह, जिनके बारे में जानते हैं। वे बिहार के पहले मुख्यमंत्री थे। श्री बाबू और बिहार के श्री के नाम से प्रसिद्ध। श्री बाबू और बिहार के श्री के नाम से कौन प्रसिद्ध थे? तो श्री कृष्ण सिंह या जगजीवन राम सिर्फ बाबू जी। आगे देखते हैं हम कि राष्ट्रवादी डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, डॉक्टर अनुग्रह नारायण सिंह और श्री बाबू के साथ आधुनिक बिहार के वास्तुकारों में से एक माने जाते हैं। उन्होंने देवघर के वैद्यनाथ धाम मंदिर में दलितों के प्रवेश का नेतृत्व किए थे। श्री कृष्ण सिंह अर्थात श्री बाबू, या फिर इन्होंने वैद्यनाथ धाम मंदिर में दलितों के प्रवेश का नेतृत्व किए थे। वे जमींदारी प्रथा को समाप्त करने वाले पहले मुख्यमंत्री भी थे। जमींदारी प्रथा को समाप्त करने वाले पहले मुख्यमंत्री कौन थे? तो श्री कृष्ण सिंह थे। आगे देखते हैं डॉक्टर अनुग्रह नारायण सिंह के बारे में। तो वे बिहार के पहले उप मुख्यमंत्री थे और भारतीय राज्य बिहार के वित्त मंत्रालय का कार्यभार भी उनके पास था। तो वित्त मंत्रालय का कार्यभार भी अनुग्रह नारायण सिंह के पास था और उप मुख्यमंत्री थे। उन्हें बिहार विभूति के नाम से कहा गया। उन्हें बिहार विभूति कहा गया है। बिहार विभूति हो गया, बिहार विभूति अनुग्रह नारायण सिंह। आगे है चर्चित व्यक्ति यदुनंदन शर्मा, तो उनके बारे में देख लेते हैं।
वह बिहार के एक भारतीय किसान नेता थे जिन्होंने जमींदारों और अंग्रेजों के खिलाफ किसानों के अधिकारों के लिए आंदोलन शुरू किया, जिसे रेओड़ा सत्याग्रह कहा गया है। रेओड़ा सत्याग्रह पूछा जाए कि किसने शुरू किया, तो यदुनंदन शर्मा ने। अगले हस्ती हैं स्वामी सहजानंद सरस्वती। तो स्वामी सहजानंद सरस्वती भी एक बुद्धिजीवी, विपुल लेखक, समाज सुधारक और क्रांतिकारी थे। अखिल भारतीय किसान सभा का गठन किए थे और पटना के पास बिहटा में आश्रम की स्थापना की। तो अखिल भारतीय किसान सभा का गठन लखनऊ में किया गया था इनके द्वारा। नेक्स्ट है बैकुंठ शुक्ला। तो वह हिंदुस्तान सेवा दल और HSRA जैसे क्रांतिकारी संगठनों के सदस्य थे। उन्हें फरेंद्रनाथ घोष की हत्या के लिए फांसी दी गई थी। बैकुंठ शुक्ला को फांसी दे दिया गया था क्योंकि इन्होंने फरेंद्रनाथ घोष की हत्या कर दी थी, और जिसके कारण भगत सिंह, सुखदेव और राजगुरु को फांसी दी गई थी। और भगत सिंह, सुखदेव और राजगुरु को भी फांसी दी गई थी। आगे देखते हैं सत्येंद्र नारायण सिंह। तो वह बिहार के पूर्व मुख्यमंत्री थे। सत्येंद्र नारायण सिंह आपातकाल के दौरान जेपी के संपूर्ण क्रांति आंदोलन के अग्रणी व्यक्ति भी थे। नेक्स्ट कालीनंदन शर्मा। तो कालीनंदन शर्मा भी किसान नेता थे यदुनंदन शर्मा की तरह। उनका जन्म 1901 में मुंगेर जिला में हुआ था। वह असहयोग आंदोलन और किसान आंदोलन के प्रमुख सदस्य थे। नेक्स्ट है बसवान सिंह। तो बसवान सिंह के बारे में देख लेते हैं। ये योगेंद्र शुक्ला के साथ बिहार में कांग्रेस सोशलिस्ट पार्टी के संस्थापक सदस्य रहे। तो योगेंद्र शुक्ला के साथ बिहार में कांग्रेस सोशलिस्ट पार्टी के संस्थापक सदस्य रहे थे कौन, तो बसवान सिंह। और कांग्रेस सोशलिस्ट पार्टी जिसको जयप्रकाश नारायण ने शुरू किया था सोशलिस्ट पार्टी को, ये भारतीय स्वतंत्रता आंदोलन में कार्यकर्ता थे और वंचितों, औद्योगिक मजदूरों और कृषि श्रमिकों के अधिकारों के लिए अभियान चलाते थे। अगले व्यक्ति हैं योगेंद्र शुक्ला। तो यह योगेंद्र शुक्ला के बारे में देख लेते हैं। वह हिंदुस्तान सोशलिस्ट रिपब्लिकन एसोसिएशन HSRA के संस्थापक सदस्यों में से एक थे और बिहार का सोशलिस्ट पार्टी के संस्थापक सदस्य भी थे। वह क्रांतिकारी आंदोलन के नेताओं में से एक थी जो काला पानी की जेल में थे। तो योगेंद्र शुक्ला को काला पानी जेल मिला था और ये भी कांग्रेस सोशलिस्ट पार्टी के संस्थापक सदस्य थे। अगले व्यक्ति हैं शिलभद्र याची। शिलभद्र याची क्या थे, तो ये बिहार के कार्यकर्ता और किसान नेता थे जो कांग्रेस सोशलिस्ट पार्टी और किसान आंदोलन से जुड़े हुए थे। आगे देखते हैं कि 1939 में जब सुभाष चंद्र बोस के साथ मिलकर अखिल भारतीय फॉरवर्ड ब्लॉक की स्थापना की थी। कौन, तो शिलभद्र याची। उनकी बहुत सारी किताबें लिखी गई हैं जैसे कि ए ग्लिम्स ऑफ द इंडियन लेबर मूवमेंट, फॉरवर्ड ब्लॉक एंड इट्स स्टैंड, इज सोशलिज्म ए नेसेसिटी टू इंडिया, क्या भारत के लिए सोशलिज्म जरूरी है, ट्रू फैंस ऑफ मोनोपोलिस्टिक अमेरिकन डेमोक्रेसी इत्यादि शिलभद्र याची की प्रमुख कृतियां हैं। ये है इम्पोर्टेंट, वो पुस्तक से पूछे तो पूछ सकता है यहाँ से। विधान चंद्र राय। विधान चंद्र राय के बारे में देख लेते हैं। तो ये ब्रह्मा समाज के सक्रिय सदस्य थे। विधान चंद्र राय ब्रह्मा समाज के सक्रिय सदस्य थे। वे पश्चिम बंगाल के दूसरे मुख्यमंत्री थे और उन्हें पश्चिम बंगाल के महान वास्तुकार माना जाता है जिन्होंने 5 प्रमुख शहरों दुर्गापुर, कल्याणी, विधाननगर, अशोकनगर और हावड़ा की स्थापना किए थे। उन्होंने समाज सेवा के लिए पटना में अपनी संपत्तियों के लिए एक ट्रस्ट का गठन किया और प्रख्यात राष्ट्रवादी गंगा शरण सिंह सिन्हा को ट्रस्टी बना दिया। आगे देख लेते हैं कि उन्हें विधान चंद्र राय को 4 फरवरी 1961 को भारत रत्न से भी सम्मानित किया गया था। 1962 में राजेंद्र प्रसाद को
भारत रत्न मिला था 1961 में इनको। तो आगे देख लेते हैं। आगे हमारा ये चैप्टर खत्म होता है इसी के साथ, और अगला चैप्टर स्टार्ट करेंगे अगले वीडियो में, बिहार के नृत्य और त्योहार। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।